अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में ओपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बड़ा रिलीफ मिला है। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि मुराद सईद एक बार फिर एक लंबे अरसे बाद पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, साबिक वजीर आजम को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उन पर कोई भी करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। खबरें तमाम हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा मशीन है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ARY न्यूज़ है, जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया है। शेख वकास अकरम का कहना है कि हम उसका बाइकआउट करते हैं क्योंकि ARY न्यूज़ ने खबर चलाई कि बैरिस्टर सैफ के ऊपर अलीमा खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी का नाम डालने या निकालने के लिए दबाव डाला। और शेख वकास अकरम ने कहा यह बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। आप इमरान खान की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इसी तरह इन लोगों ने कल परसों एक खबर शाया की थी, कल मेरे ख्याल में की थी, वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है। आज जनाब व्हाइट हाउस से उसकी तरदीद आ गई है। इस तरह से ये झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर कहते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ये असल में सहूलतकार बने हुए हैं। इन्हीं की आड़ में ये वारदातें डालते हैं और हम यहाँ पर बैठ के इनकी वारदातों को एक्सपोज करते हैं। और अगर आपका साथ रहा तो हम इंशाल्लाह इसी तरह से मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, पहली खबर तो ये है कि KPK में ओपोजिशन और वहां की जो जमातें हैं उनमें इत्तफाक हुआ है और हैं तो हुकूमत और ओपोजिशन कह लीजिए, क्योंकि वहां पर तहरीके इंसाफ हुकूमत में है और JUI लोग जो हैं ये सारे ये हैं ओपोजिशन में। तो वहां पर सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो एक फार्मूला तैयार किया गया। उस फार्मूले के तहत सेनेटर्स जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और ये फार्मूला तय पाया है 5-6 से, यानी 6 तहरीके इंसाफ के सेनेटर्स और 5 नशिस्तें मिली हैं ओपोजिशन को। और खैर इसके प्रोसेस में हम नहीं जाते, फायदे नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग मुंतखब हुए हैं। तो सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में मुराद सईद का। मुराद सईद को जी मुंतखब कर लिया गया है, जिसके बाद वो मुराद सईद अब बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं अगले 5-6 साल के लिए। उसके अलावा फैसल जावेद हैं और फैसल जावेद को सेनेटर मुंतखब किया गया है। उनके साथ साथ हैं मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, जिनके नाम पे बड़े फड्डे भी हुए, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। फिर एंड पे कहा गया कि इनका नाम इमरान खान साहब ने खुद दिया है, क्योंकि इन पर इल्जाम था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई की मजम्मत करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए थे। और फिर ये इल्जामात भी लगे कि इन्होंने PTI के लोगों को, ये जो लीडरशिप है, इसको फंड किया है, पैसे दिए हैं। और एक इल्जाम ये भी लगा कि इन्होंने कोई शिबली फराज को शायद कोई 12 करोड़ रुपए दिए हैं। तो एतराजात काफी सारे उठे, कंट्रोवर्शियल बनाया गया। बिलाखिर इमरान खान साहब के साथ जब बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है, उसमें खान साहब ने जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट में मिर्जा मोहम्मद आफरीदी थे, तो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मुंतखब कर लिया गया जी। इनके साथ साथ पीर नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो भी सेनेटर बन गए हैं और टेक्नोक्रेट सीट पर बने हैं आजम सवाती। इनके अलावा खवातीन की सीट पर रुबीना नाज को भी
سینیٹر بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے 6 نئے منتخب ہونے والے سینیٹرز سینیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر مراد سعید اور فیصل جاوید خان صاحب کے ناموں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اعتراض آ رہا ہے۔ اظہر مشوانی کا نام بھی تھا، لیکن اظہر مشوانی نے خود ہی وڈرا کر لیا، یا پھر خان صاحب کی جانب سے جب لسٹ ایک آئی تو اس میں ان کا نام نہیں تھا، تو عزت بچی لاکھوں پائے، تو انہوں نے خود ہی وڈرا کر لیا۔ اچھا، تو فیصل جاوید اور مراد سعید کے بارے میں لوگوں کی آرا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، جو سوشل میڈیا وارریئرز ہیں، ان کا خیال ہے کہ مراد سعید صاحب کو سینیٹر نہیں بننا چاہیے، ان کے بدلے کسی اور کو بنا دینا چاہیے۔ عرفان سلیم کا نام لے رہے ہیں، یا کسی کو بھی بنا دینا چاہیے، مراد سعید صاحب کو سینیٹر نہیں بننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال تو مراد سعید کو کسی نے سینیٹ میں آنے ہی نہیں دینا۔ اور اس کی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، وہ ہے میاں اسلم اقبال کی۔ میاں اسلم اقبال پنجاب سے ایم پی اے منتخب ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کینڈیڈیٹ بنایا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنا تھا پنجاب میں، اور اگر وہ الیکشن میں ہار بھی جاتے، وزیر اعلیٰ نہ بن پاتے، تو کم از کم وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بنتے۔ لیکن چونکہ وہ روح پوش تھے، ان پر کیسز تھے، ان کو کسی نے پنجاب اسمبلی میں آج تک نہیں آنے دیا۔ آج تک 1.5 سال ہو چلا ہے، ابھی تک میاں اسلم اقبال نے ممبر آف پنجاب اسمبلی کا حلف تک نہیں اٹھایا، وہ نہیں اٹھا سکے، آ ہی نہیں سکے، بلکہ پنجاب کی پولیس خیبر پختونخوا پہنچ گئی تھی ان کو گرفتار کرنے۔ اچھا، یہ صورتحال تھی۔ تو ایسے میں لوگوں کا خیال ہے کہ مراد سعید بھی سینیٹ میں نہیں آ پائے گا، کیونکہ باہر نکلے گا تو گرفتار ہو جائے گا، اور پہلے بھی سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز تک جاری ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کے باوجود اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، سینیٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اسی بنا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید جب سینیٹ میں نہیں آ پائیں گے، کوئی رول نہیں پلے کر پائیں گے، تو پھر سینیٹر بننے کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا مراد سعید کی جگہ کسی ایکٹیو ممبر کو سینیٹر بننا چاہیے۔ ایک طرح سے وقتی طور پر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ مطالبہ یا یہ سجیشن ٹھیک بھی لگتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جنہوں نے خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بڑے دور اندیش آدمی ہیں، انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا نا جو ان کو سینیٹر بنایا ہے۔ دوسری جانب ان کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید صاحب ہیں، ان پر یہ اعتراض ہے کہ جی یہ آلریڈی ایک بار سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، 6 سال یہ سینیٹ میں رہ چکے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ رول انہوں نے پلے نہیں کیا، اور لہٰذا اب کسی اور کو یہ موقع دینا چاہیے اور ان کی جگہ کوئی اور سینیٹر بن جائے۔ خیر، سینیٹر بن چکا ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں تو پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو تقریباً 26 کے قریب ایم پی ایز تھے، جن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے وہ ریفرنس بھی بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن کو۔ اس کے علاوہ اسمبلی رکنیت معطل کی تھی اسپیکر نے۔ وجہ کیا تھی؟ اسمبلی میں انہوں نے احتجاج کیا تھا، مریم نواز صاحبہ کے خلاف نعرے بازی کی تھی جب مریم نواز صاحبہ آئی تھی۔ تو یہ بات یا تو مریم نواز صاحبہ کو ناگوار گزری تھی یا پھر اسپیکر کو ناگوار گزری تھی، کہ انہوں نے انتہائی سخت ایکشن لیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کو ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لیکن پھر مذاکرات ہوئے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں نااہلی کے معاملے پر، یعنی کہ اسپیکر نے ریفرنس بھیجا تھا کہ ان 26 اراکان کو نااہل کیا جائے اور اسمبلی رکنیت جو ہے وہ معطل ختم کی جائے۔ تو اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوا جو کہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایتھکس کمیٹی کے فیصلے سپریم ہوں گے، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، لیکن آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ مناسب نتائج آنے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ 28 جون کا معاملہ ہے جب پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران احتجاج کیا گیا تھا۔
इस पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया था और उन अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया गया था। अब उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए 26 लोगों ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं और इस बात पे एग्री हुए हैं कि आइंदा से असेंबली में हम किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करेंगे। ओ भाई, क्यों नहीं करेंगे? एहतजाज आपका हक है। आपने थोड़े से मफाद के लिए, आपने अपनी सीट बचाने के लिए अपना हक उनको दे दिया है, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इमरान खान का हक लेकर बैठे हैं। आपने अपना हक भी, एहतजाज का हक भी उनकी झोली में डाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से जाती मफाद के लिए। मेरे ख्याल में इन लोगों को डट जाना चाहिए था। पीटीआई के लोगों को ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे, डट जाना चाहिए था। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, ये 26 लोग असेंबली से बाहर हो जाते और काफी सारे लोग असेंबली से बाहर हैं। आपने असेंबली के अंदर रह के भी कुछ नहीं कर पाना, आपने असेंबली के अंदर रह के भी बाहर हो जाते। क्या होता? एक मिसाल सेट हो जाती नून लीग के लिए कि नून लीग ने एहतजाज करने पर 26 लोगों को असेंबली से निकाला था। तो अगली बारी फिर नून लीग की होती, नून लीग को ये काम भुगतना पड़ता और ये सारी उम्र के लिए नून लीग के ये काम गले पड़ जाता और फिर इस तरह से कोई भी ओपोजिशन का बंदा असेंबली में ना टिक पाता। लेकिन आपने फौरन कंप्रोमाइज कर लिया, लेट गए उनके आगे। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। आई एम नो वन टू रेज द क्वेश्चन। खैर, दूसरी जानिब जी खबर यह है कि जब हालात आपके हक में होते हैं ना, तो आपकी करप्शन हो, आपके केसेस हो, आपने कुछ भी किया हो, उसके सबूत ही नहीं मिलते और मुद्दई वापस हो जाते हैं, आपको रिहाई मिल जाती है। ऐसा ही मामला हुआ है जी टड्डाप मेगा करप्शन केसेस में। अदालत ने चेयरमैन सेनेट और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है, जबकि मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया है। और जनाब, विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टड्डाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत हुई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए यूसुफ रजा गिलानी को बाकी 14 मुकदमात में भी बरी कर दिया। एक साथ ही चल जी ऐश कर, चिल करो। दौरान समाअत वकील सफाई फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि यूसुफ रजा गिलानी पर इल्जाम है कि उनके नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लिया गया। तमाम मुकदमात में यही इल्जाम है, यूसुफ रजा गिलानी बेगुनाह हैं। तो जनाब, अदालत ने रिमार्क्स दिया कि गिलानी साहब के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, अगर उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते तो उनसे निकलवा लेते। केस के वादा माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मौजूद है, हम हाईकोर्ट से दरखास्त करेंगे कि रिकॉर्ड भेज दें। तो इसी तरह से जनाब उनको बरी कर दिया गया है, एक नहीं 14 मुकदमात में एक साथ। सबूत ही कोई नहीं, जाओ चिल करो। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।